गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वं निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। गुरु आदि शंकराचार्य भज गोविंदम के इस श्लोक में हम सभी को यह बतला रहे हैं कि सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और स्थिर तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल पे, इन कॉन्वर्सेशंस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सत्संग हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब जब हमें किसी ज्ञानी पुरुष के साथ, अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठने का मौका मिलता है, बातचीत करने का सुअवसर मिलता है और जब उन बातों को, उन सुझावों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो बदलाव निश्चित है। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं, आपके कार्य ही आपका परिचय है। जितने लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, वे एक बात यकीनन मानेंगे कि हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ ऐसा देना जिससे हम सब मोटिवेट फील करें। कम्युनिकेटर, नेगोशिएटर, फिलोसोफर, योगा टीचर, कॉलमनिस्ट एंड व्हाट नॉट। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं IIM इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय सर का। नमस्कार कपिल। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। इस सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपने यहाँ अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला है। से वॉट यू मीन एंड डू वॉट यू से। यदि हम आपके YouTube चैनल पे जाते हैं या आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो बैनर में हमको ये पढ़ने को मिलता है, पढ़ना, देखना और बोलना। वेरी सिंपल, बट इसको जीवन में आत्मसात कैसे करें? बिकॉज मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं। तो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि जब हम मनसा, वाचा, कर्मणा की बात करते हैं तो वाचा और कर्मणा फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो लोगों को पता होता है, लोग उससे भिज्ज होते हैं कि ये आपकी एक आइडियोलॉजी है, ये आपके एक सोचने का तरीका है। और इसलिए यदि आप उसके विपरीत कुछ कर्म करते हैं तो हो सकता है संभवतः बहुत सारे लोग आपको आकर के बताएं अथवा टोकें कि आपने बोला तो ऐसा था पर अभी आप कर ऐसा रहे हैं। लेकिन ये जो मनसा है ये सबसे अधिक कठिन है कि आप जो सोच रहे हैं वही आप बोलें, अर्थात अगर आपकी वाणी शुद्ध है तो आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो तरीका मेरे लिए कार्य किया, आवश्यक नहीं है कि वो सबके लिए कार्य करे, वो ये था कि मैं कम से कम जीवन में वही करने का प्रयास करता हूँ जो मैं बोलता हूँ, और उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मैं वो कभी नहीं बोलता हूँ जो मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। ये एक पहली चीज़ है। और दूसरा चीज़, ये एक लीडरशिप में भी आजकल मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि आप पहले व्यक्ति होने चाहिए जो वो करें जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। और दूसरा ये कि यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो दूसरों से भी वो करने की अपेक्षा नहीं करिए। तो इन दोनों बातों को जब हम आत्मसार कर लेते हैं तो कम से कम, जैसे मैंने बोला कि वाणी और जो कर्म है उनके बीच में तो एक सामंजस्य आ जाता है। अब रही बात मन की, तो मन तो आपने आदि शंकराचार्य की बात की और वेदों में भी मन के विषय में बहुत लिखा हुआ है कि मन चंचल होता है, यत्र तत्र भागता है, यद जागृतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जागृत अवस्था में भी उतनी दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। तो उस मन को नियंत्रण में करना, और जो चीज़ मेरे लिए काम की है वो है प्राणायाम। क्योंकि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए कि आप मन को वश में नहीं ला सकते हैं। मन तो यत्र तत्र जाएगा ही, लेकिन मन को जो चलायमान करता है वो है प्राण।
तो यदि आप प्राण को वश में कर लेते हैं, अर्थात अपनी श्वास को, उसको अगर आप वश में कर लेते हैं, उसके ऊपर आपका नियंत्रण आ जाता है, तो मन स्वतः धीरे धीरे नियंत्रित होता जाता है। तो अभ्यास करते करते मुझे लगता है आप इन तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए। तो मेरे अनुसार कपिल, अगर इन चीज़ों को हम मिला दें तो संभवतः हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा थॉट मिला यहाँ पे सर। फर्स्ट बी, देन डू एंड देन टेल। एब्सोल्युटली, बहुत सुंदर सर। जो पाया है जीवन में, यही विचार किया था या कुछ और विचार किया है और अभी जर्नी बाकी है? जो पाया है जीवन में कपिल, वो जितनी अपेक्षा थी और जितनी मेरी योग्यता है उससे कहीं अधिक पाया है। तो ये कृपा है, ईश्वर की कृपा है, आप जैसे लोगों की कृपा है, मेरे जितने मित्र हैं, जितने मेरे को चाहने वाले हैं, जो उन लोगों का आशीर्वाद है। जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, यहाँ मेरा मतलब मात्र इस संस्थान से नहीं है, परंतु जो भी मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन मैंने बोला कि ये तो अभी मैंने आरंभ किया है। क्योंकि जब व्यक्ति योग्य बन जाता है तो उसका मूल्यांकन उसके पद से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मूल्यांकन उससे करना चाहिए कि पद पे स्थित होने के बाद उसने आखिर उस पद का सदुपयोग कैसे किया, यदि सदुपयोग किया है तो। एंड देयरफॉर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेम मिला है, लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है, और यही स्नेह की मैं आकांक्षा रखता हूँ, इसी की अपेक्षा रखता हूँ। और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ मेरे को करना है काम, राष्ट्र निर्माण के लिए भी और इस विश्व के लिए भी। सर, व्हाट इज कर्म योग? तो योग की एक परिभाषा ही दी गई है कि योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कर्म को कुशलता से करना, ये योग है। और एक शक्ति को अपने मन में रख करके कि मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे यदि आप यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसके प्रथम मंत्र को देखेंगे तो वो बोलता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। आगे भी है, परंतु यदि हम मात्र इसी पे ध्यान दें तो वो बोल रहा है कि ईश। अब वो ईश, वो शक्ति हो सकता है, वो किसी के लिए ईश्वर हो सकता है, वो किसी के लिए कोई भी हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, जो जिसको भी वो मानता हो, उसका वास सर्वत्र है। इधर भी है, उधर भी है, सर्वत्र है। जो चीज़ें चलायमान है उसमें भी है, जो जड़ हैं उसमें भी है। तो मेरा भी ये मानना है कि एक सर्वोच्च शक्ति है जिसको मैं ईश्वर मानता हूँ, और वो हर चीज़ में व्यवस्थित है, वो हर चीज़ में है, और वो हर चीज़ का अंग भी है और हर चीज़ उसका अंग भी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके तब अपने कर्म को करना। और कर्म से मेरा तात्पर्य है कि जो आपकी योग्यता है, मैं स्वधर्म की हमेशा बात करता हूँ, कि जो आपकी योग्यता है, जहाँ आपको लगता है कि ये काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उस कार्य को और उस योग्यता को, उस क्षमता को कुशलतापूर्वक करना, मेरे लिए यही कर्मयोग है। सर, बट जब हम बात करते हैं भगवत गीता की, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते और इसके बारे में सब कुछ बताया, कर्म करने को प्रेरित करा, तो फिर आज यदि हम बचपन से लेकर हर पड़ाव को यदि देखें, वेदर इट इज़ पर्सनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ और एनीथिंग, हमेशा रिजल्ट से हमें क्यों परखा जाता है? इवैल्यूएशन रिजल्ट से क्यों होता है, हमारे कर्मों से क्यों नहीं होता है? मतलब यदि मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके जो टारगेट है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, कर्म के बेसिस पे क्यों नहीं करते हैं? यार रिजल्ट बच्चे का आया है तो उसने कितनी पढ़ाई करी, हम उसको ना देखते हुए उसके रिजल्ट से उसकी प्रगति को मापते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स भी है ये, एक तरह से यदि हम देखेंगे तो आध्यात्मिकता में भी एक दो फटके हैं। एक जो एक सगुण परमात्मा की बात करता है, एक निर्गुण ईश्वर की बात करता है, पर मेरे अनुसार इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जिसको जो भावे और जिसको जो उचित लगे वो करना है। लेकिन एक निर्गुण को समझने के लिए एक अलग लेवल की विचारधारा की आवश्यकता होती है। एक अलग स्तर पे आपका विचार होना चाहिए, उतना आपका ज्ञान होना चाहिए, उतनी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। और वो क्यों कठिन है? क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है। तो जो अदृश्य है उसको भांपना, तो उसी को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो दिख रहा है,
लेकिन जो आपने किया है वो दिखता नहीं है। आप ये देख सकते हैं, जैसे आपने बोला कि वो फर्स्ट आया कि नहीं, आप इसको देख रहे हैं एक स्टूडेंट को, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, उसका रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन आपको ये तो कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि वो कितना पढ़ा है, क्योंकि वो किताब के सामने बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ भी रहा है। और चूंकि ये जानना मुश्किल है, इसलिए लोग हमेशा जो आसान चीज़ है उसको ले लेते हैं। बट आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मैं आपसे एकदम सहमत हूँ इस बात पे कि हमको ये भी देखना चाहिए कि आखिर चेष्टा कितनी की, आखिर उद्यम कितना किया उस व्यक्ति ने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उद्यम करते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है, जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो कहीं पे मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें सामंजस्य करके चलना चाहिए, इन दोनों को मिला करके करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आप IIM जैसी संस्था को देखेंगे तो यहाँ पे हम मात्र एक रिटन एग्ज़ाम लेकर के मात्र उसके परिणाम को देख करके रिजल्ट नहीं निकालते हैं, बल्कि पूरे टर्म में हम अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं कि इसने ग्रुप वर्क कैसा किया है, इसने क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा किया है। और क्लास पार्टिसिपेशन में कोई आउटकम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्लास में भागीदारी ली, उसने किस तरह के सुझाव दिए, उसने किस तरह के विचार रखे, उसने किस तरह की अनुशंसाएं दी, यदि उससे एक निर्णय के विषय में पूछा जा रहा है, तो इन सब को मिला करके एक रिजल्ट बना जाता है। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट लाइफ में भी, जैसा कि आपने बोला, इसी तरह से कुछ हमको मिला जुला करके बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि साल के आरंभ में एक दे दिया कि ये आपके गोल्स हैं और साल के अंत में बता दिया कि भाई ऐसा हो गया इसलिए ऐसा होगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि श्रम कितना गया, परिश्रम कितना किया, उसका हेतु क्या था और उसके बाद परिणाम क्या निकले। शायद भगवान कृष्ण की फिलॉसफी हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो भी हम कार्य करते हैं जीवन में, हर एक में हम कर सकते हैं इस फिलॉसफी को। सर, यदि आपको अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO बना दिया जाए, और जैसे अभी हमने बात करी एक्सटर्नल फोर्स है जो अनकंट्रोलेबल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते से, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमारे इस वीडियो को मोस्ट लाइकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, तो CEOs के लिए या CXOs टीम के लिए आप क्या कहेंगे कि कौन सी सबसे पहले चीज़ है जो बीइंग यू एज अ CEO देखना चाहेंगे इंटरनली और उसको रिकवर या उसको चेंज करना चाहेंगे? व्हाट इज़ दैट वन थिंग? CEO तो खैर ये जो एक डायरेक्टर की पोजीशन होती है, इसको IIM एक्ट में CEO ही बोला गया है एक IIM का। और उसी तरह से मैं कॉर्पोरेट में भी काम कर चुका हूँ और वहाँ से फिर मैं शिक्षण जगत में आया। सो टू मी इट रियली डजंट मैटर व्हाट यू लीडिंग। जो ये लीडरशिप है, नेतृत्व है, इसमें मुझे लगता है 2-3 चीज़ें होनी चाहिए व्यक्ति के पास। जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है संवेदना। मेरे ख्याल से एक लीडर के अंदर संवेदना होनी चाहिए, वो संवेदनशील होना चाहिए। बहुत लोग संवेदना का आशय निकालते हैं कि इसका मतलब है सिंपैथेटिक होना या एम्पैथेटिक होना। नहीं, संवेदना इन सब के ऊपर है। संवेदना है कंपैशनेट होना, और कंपैशनेट होने का ये मतलब है कि यदि आप दूसरों का दुख देख रहे हैं तो वो आपका भी बन जाए। संवेदना, दूसरे की वेदना आपकी भी बन जाए। अर्थात ना सिर्फ उस वेदना को आप समझें, ना सिर्फ आप उस दुख को समझें, बल्कि उसके बाद उसको परिष्कृत करने के लिए, उस दुख को हटाने के लिए, उस वेदना को समाप्त करने के लिए आप कुछ करें भी। Not only should you get affected by the suffering of the people, but you should do something to alleviate it, to mitigate it. तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी CEO हो, उसको संवेदनशील होना चाहिए कर्मचारियों के प्रति कि आसपास मेरे हो क्या रहा है। दूसरा ये कि एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए। बहुत बार वहाँ पे भी लोग अपने छोटे छोटे गोल बना लेते हैं कि मैं 3 साल में अपनी कंपनी को इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, 5 साल में इतना प्रॉफिट करवा दूंगा। जो स्टार्टअप होते हैं, चूंकि आपने स्टार्टअप की बात की, मैं एक स्टार्टअप में एडवाइज़र भी हूँ। एक रोज़ाना.in करके एक स्टार्टअप है जिसमें मैं एडवाइज़र भी हूँ। तो वहाँ पे भी हम लोग छोटे गोल्स की बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो माइलस्टोन्स देखने के लिए होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ता है कि ये माइलस्टोन्स आपने कर लिए, लेकिन एक फंडामेंटल विजन, अर्थात एक फिलॉसफी, जिसको पुनः मैं स्वधर्म ही बोलूँगा, एक फिलॉसफी, वो एक CEO के अंदर होनी चाहिए कि आखिर जिस भी कंपनी के आप CEO हैं या जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके अस्तित्व का कारण क्या है। What is the fundamental reason of its existence? Is it going to make this universe a better place? And if yes, how? क्या ये इस विश्व का एक बेहतर स्थान बनाएगा? यदि
यदि बनाएगा तो कैसे बनाएगा, और ये फिलॉसफी में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे सहयोग करेगी, ये आपको एक चार्ट आउट करके रखना चाहिए एज अ CEO। और जो तीसरा चीज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये कि ये जो फिलॉसफी है ये आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये फिलॉसफी फिर आपको हर एक को कम्युनिकेट करनी चाहिए, ताकि आपके संस्था का जो आखिरी व्यक्ति भी है उसको भी ये पता हो कि संस्था की ये फिलॉसफी है। नंबर 2, उसको ये पता हो कि वो इस फिलॉसफी में क्या योगदान दे सकता है। और नंबर 3, उसको समय समय पे ये भान कराना चाहिए कि अपनी उस फिलॉसफी पे संस्था यहाँ तक पहुँची है और उस फिलॉसफी में योगदान देने का जो भी इनका योगदान रहा है वो अभी तक ऐसा रहा है और आगे ऐसी अपेक्षा है। तो मुझे लगता है यदि ये तीनों चीज़ें एक CEO अपने अंदर लाए और अपनी टीम के अंदर लाए तो वो संस्था भी बेहतर करेगी और ये CEO भी बेहतर करेगा। एंड आई थिंक सर कहीं ना कहीं उसे समय और परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम फोर्सी करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट, और हमें लगता भी है कि इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती है, बट शायद से इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए उन चीज़ों में कि हम समय और परिस्थिति के हिसाब से हमारे प्लान को भी चेंज करते जाएं। एब्सोल्युटली, आप इसमें जड़ता तो दिखा ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे अब कोविड से बड़ा तो हमको कोई शिक्षा मिल ही नहीं सकती है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि 66 दिन के लिए एक भारत जैसे बड़े देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जहां पता नहीं लॉकडाउन कितने महीनों और वर्षों तक लगा हुआ है, और जहां सब चीज़ें एकदम से ठप हो जाती हैं, आपकी सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो जाती है, आपके कस्टमर्स ख़त्म हो जाते हैं। जो आपको लगता था रॉ मटेरियल, हम लोग एक समय में बोल रहे थे कि ये ग्लोबल विलेज है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि किसी भी देश से वो आ सकता था और मैं अपना प्रोडक्ट बना करके बेच सकता था। और सडनली बाउंड्रीज क्लोज हो गई, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वो बंद हो गई। और इसलिए मेरे ख्याल से एक जो आत्मनिर्भरता की भी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर पुनः एक फोकस आया है कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, चाहे हमारी उसमें कैपेसिटी हो या ना हो, हमको उसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए स्थिति को और समय को देखते हुए आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी रणनीति को बदलें और आप कैसे अपनी विचारधारा को भी बदलें, ये तो परम आवश्यक है एक लीडर के लिए। सर एक सॉन्ग के बहुत सुंदर शब्द हैं, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है, कि आपकी परिभाषा क्या है, ये आपका कौन सा चित्रकार है, आप इसे कैसे ट्रीट करते हैं? नहीं, मेरा चित्रकार तो वो ईश्वर ही है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वो जो सृष्टि को चलायमान कर रहा है। पर यदि आप मेरी बात कर रहे हैं कि मैंने किससे हमेशा एक ये लिया, तो मैंने कृष्ण से लिया है। और जो मेरे कृष्ण हैं वो महाभारत और गीता वाले कृष्ण हैं। और कोई दूसरे कृष्ण नहीं हैं। बहुत लोगों का होता है कि वो किसी एक व्यक्ति से शायद उनके फ़ैन बन जाते हैं या उनसे बहुत सारी शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा के मामले में मैं शिक्षा हर व्यक्ति से लेता हूँ, हर पशु से लेता हूँ, हर प्राणी से लेता हूँ, हर वस्तु से लेता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सबसे कैसे सीख सकते हैं, पर मैंने आज तक मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा नहीं है। मैंने जीवन में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है जिससे मैंने सीखा नहीं। आपने जैसे मेरे परिचय में बोला कि मैं योग भी सीखता सिखाता हूँ, अब योग आसनों को देखिए, वो आसन कहाँ से लिए हमने, पशुओं से लिए हैं, वृक्ष आसन है, पर्वत आसन है। तो जड़ चीज़ों से भी हमने कुछ ना कुछ सीखा है। मेरी जो दोनों किताबें हैं, वो मेरा जो 10 साल का बच्चा है लैब्राडोर बर्टी, दोनों किताबें उसी को डेडिकेटेड है, क्योंकि मैंने बर्टी से बहुत कुछ सीखा है और खासकर निगोशिएशन के मामले में मैंने बर्टी से बहुत कुछ सीखा है। तो वैसे मैंने सीखा सबसे है। लेकिन यदि मैं ये, अगर आपका प्रश्न है कि मेरे लिए वो कौन है जो मेरे अंदर एक उमंग जगाता है, जिसके विषय में जब मैं पढ़ता हूँ या जिनसे मैं अपना एक मोटिवेशन लेता हूँ, वो हमेशा कृष्ण रहे हैं। तो जब जब मेरे जीवन में मुझे किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है, मैं गीता को खोलता हूँ, मैं महाभारत को पढ़ता हूँ। मैंने अपनी PhD के लिए भी पूरे महाभारत का एनालिसिस किया था और मुझे कहीं ना कहीं वो उत्तर मिल जाता है। और सबसे उत्तम तब होता है यदि मैं यही काम हिमालय के ऊपर बैठ करके करता हूँ। तो आपको ये पता है कि मैं माउंटेनियर भी हूँ, तो हिमालय के ऊपर बैठ करके जब मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हिमालय में मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं हिमालय तो वास्तव में माउंटेनियरिंग के लिए ही जाता हूँ, परंतु जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो वहाँ आत्मचिंतन करने के लिए और मंथन करने के लिए बहुत ही अच्छी आसपास में आपका वातावरण रहता है।
तो वो बड़ा अनुकूल रहता है आत्मचिंतन के लिए। और वहाँ पे यदि आपको मेरी प्रिय पुस्तक भी मिल जाए तो उससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एनी वीकनेस दैट यू हैव? ओह मैनी कमज़ोरियाँ तो मेरे अंदर बहुत हैं जो मैं संभवतः कैमरे पे नहीं बताना चाहूँगा, पर वीकनेसेस तो मेरी बहुत हैं। सबसे बड़ी जो वीकनेस है, अभी जैसे बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम इतना सारा काम करते हो और कैसे समय इसके लिए निकाल लेते हो, तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं एक बार में एक ही काम कर पाता हूँ। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक लीडर को एक मल्टीटास्कर भी होना चाहिए, कि बहुत सारे काम आप एक साथ कर पाएं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देयर इज नो एक्टिविटी कॉल्ड एक मल्टीटास्कर है, कि एक बार में अनेक काम करें। आप एक बार में तो एक ही काम कर रहे हैं, राइट? नहीं, बहुत सारे लोग दो काम कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई म्यूजिक भी सुन रहा है और साथ साथ किताब भी पढ़ रहा है और म्यूजिक चल रहा है, लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाता। मैं या तो म्यूजिक सुन सकता हूँ या किताब पढ़ सकता हूँ, तो दो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि ये मेरा मानना है कि जो काम करो उसी में पूरा उतर करके करो, लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, मल्टीटास्कर भी होना चाहिए। तो एक ये। दूसरा चीज़ ये है कि हालांकि मैं डिसिप्लिन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रखता हूँ, अनुशासन बहुत ज़्यादा रखता हूँ, परंतु कभी कभी जो मेरा प्रोफेशनल कार्य है उसके लिए मैं कभी कभी अपने पर्सनल समय को उसका बलिदान दे देता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो एक कभी कभी मुझे लगता है कि एक वीकनेस आ गई है। तो ये तो दो एकदम जो मुझे साधारणतया दिखाई देती हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो आपके मित्र हैं वो अच्छा चित्र इत्यादि बना लेते हैं, वो एक मेरे अंदर वीकनेस है। मैं एक सीधी लाइन भी नहीं बना पाता हूँ और आर्ट मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती है। मैं प्रयास करता रहता हूँ लेकिन वो मेरे से होता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी वीकनेसेस हैं जिसके विषय में मैं बात कर सकता हूँ। सर, आपको देख के, आपके ऑरा को देख के, देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी आपको कभी टच करती है? नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं बड़ा स्वार्थी व्यक्ति हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते वो मैं काम करता ही नहीं हूँ। और इस मामले में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कभी वो काम नहीं करना पड़ा और ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जो मुझे पसंद नहीं था, या जो मेरा जो वैल्यू सिस्टम है, जो मेरे मूल्य हैं उसके प्रतिकूल था। ऐसा कोई काम करने की मेरे को कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो पहला चीज़ ये। दूसरा ये कि मेरे आसपास, खासकर जब मैं सोशल मीडिया पे, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि आप कभी किसी के विषय में नेगेटिव लिखते नहीं हैं, तो क्या आप किसी को नेगेटिव नहीं मानते हैं या कोई चीज़ आपको गलत नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है, गलत लगती है। मुझे अनुचित लगता है कभी कभी किसी का व्यवहार। हो सकता है किसी ने कोई कार्य किया हो जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे इतना ज़्यादा नकारात्मकता ऐसे ही दिख जाती है कि मुझे लगता है कि इसमें मैं क्या ही योगदान दे दूंगा। यहाँ तो ऐसे ही सागर पड़ा हुआ है नकारात्मकता का, तो इसलिए मैं उसमें सिर्फ सकारात्मक बातें लिखता हूँ। एंड you know, one of the things, Kapil, I've always believed in, और ये एक उक्ति भी है कि if every saint has had a past, then every sinner has a future. किसी भी, यदि जिसको हम मानते हैं कि ये साधु सन्यासी अथवा महान व्यक्ति है, हर एक का एक भूतकाल में कुछ ना कुछ रहा है जहाँ पे हो सकता है उन्होंने अनुचित कार्य किया हो, और यदि ये है तो आज जो भी हमको लगता है कि ये पापी है तो उसके लिए भी भविष्य में एक स्थान तो है ही। तो ये चीज़ और है जो मुझे नकारात्मकता से दूर रहती है। और जो चौथा चीज़ है, मुझे ये लगता है कि जीवन में इतना कुछ करने के लिए है, जीवन में इतने सारे अच्छे लोग हैं मिलने के लिए, इतने अच्छे कार्य हैं करने के लिए, इतनी अच्छी चीज़ें हैं और करने के लिए, तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हो जाती है, मुझसे स्वयं से कोई भूल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको जीवन भर ढोता रहूँगा कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, अब मैं उसी के नीचे अपने आप को दबा करके ग्लानि के अंदर बैठ जाऊँगा। मैं उससे सीख करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसी तरह से यदि किसी ने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया तो मैं उसको भी भूल जाता हूँ और उसको भूल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पीछे अगर मैं रहा तो मैं वो सब करने से चूक जाऊंगा जो मेरे आगे जीवन है। टू मी लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जीवन बहुत ही सुंदर है और मुझे इस जीवन की सुंदरता का पूरा सदुपयोग करना है। मेरे ख्याल से आपने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इसको वॉच कर रहे हैं,
हम कॉन्सेप्ट मतलब डिप्रेशंस और नेगेटिविटी इनकी बात करते हैं, बट आपने कुछ चेकलिस्ट, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएं जिसको यदि हम टिक करें हमारी लाइफ में तो शायद से उन एनवायरनमेंट से हम निकल सकते हैं. दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. सर, क्वालिटी और क्वांटिटी किसको सबसे ज़्यादा आप वैल्यू करते हैं? नहीं, मेरे लिए मात्र क्वालिटी ही इम्पॉर्टेंट है. और वो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको बैलेंस करके चलना चाहिए, क्वांटिटी भी उतनी ही आवश्यक है, क्वालिटी भी उतनी ही आवश्यक है. मेरे हिसाब से ये अनुचित है. एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको मैंने एक अपना मूलभूत तत्व बना के रखा है वो ये है कि इफ़ समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, इट इज़ वर्थ डूइंग वेल, अदरवाइज यू शुडंट डू इट. सो अगर आप किसी भी कार्य को करें तो जो आपकी पूर्ण क्षमता है उसको लगा करके करें, अन्यथा ना करें. क्योंकि क्लियरली अगर आप अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कार्य या तो आपको नापसंद है या उसके विषय में जो भी आपकी जानकारी है वो भी अपर्याप्त है. तो पहला चीज़ तो ये कि जो भी करें पूर्ण क्षमता के साथ करें. और यदि आप पूर्ण क्षमता के साथ कर रहे हैं तो क्वांटिटी पे आपको अधिक ध्यान देना ही नहीं होगा. जो आप अगर आपको क्योंकि पहले से ही पता है कि इतना आवश्यकता है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे आपको, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो quality is always important. And in fact, you know, one of the things that J.R.E. Tata used to say, जो कि जिससे कि मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था, वो ये था, he says aim for perfection, only then will you reach excellence. जब आप ऐसी चीज़ का प्रयास करेंगे कि इसके इतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब जाकर के आप उत्कर्षता को प्राप्त कर पाएंगे. तो मेरा ध्येय तो यही रहता है. सर, बट एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जो आपसे मिलने आया है और लेट्स से वो एक सिंपल साधारण कार से आया है, वो शायद से मोबाइल फ़ोन भी इतना अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है, उसने कपड़े भी इतने अच्छे नहीं पहन रखे हैं, और एक व्यक्ति है जो एक्सपेंसिव गैजेट्स पहन के आया है, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के आया है, एक मर्सिडीज़ कार में आया है. अपीयरेंस दोनों में कुछ चेंज हो जाता है. मतलब हमारा अपीयरेंस हमारे थॉट प्रोसेस को फोर्स करता है टू थिंक समथिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति है जिसमें वो सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको वो सब कैरी करना पड़ता है जस्ट टू शोकेस. तो व्हाट डू यू थिंक इसमें? मतलब मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि क्या हमें ये सब कैरी करने की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े, अच्छे गैजेट्स, यदि मेरे पास कुछ क्वालिटी है तो? मुझे ये लगता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो तो आएगी ही बाहर. आप चाहे जहाँ भी हो, जैसे हीरा, उसको आप कहीं भी छुपा दें वो अपनी चमक तो दिखा ही देगा. तो उसी तरह से एक पुष्प कहीं भी लगा हो उसकी खुशबू आप तक पहुँच ही जाएगी यदि उसके अंदर खुशबू है. तो क्वालिटी आप छुपाने का प्रयास भी करेंगे स्वतः भी, चाहे बाकी दुनिया भी करे, तो भी वो सामने तो आएगी ही. अब रही बात इन दोनों की, तो इसके भी मैं इनको दो दृष्टिकोणों से आपको बताऊंगा कि क्या मैं इन ऐसे दो लोगों के बीच में भिन्नता करूंगा या भेद करूंगा. मेरे हिसाब से हर कोई बोलेगा तो यही कि हाँ मैं नहीं करूंगा, पर मैं पर्सनली वास्तव में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं वैसे ही स्थान से आया हूं. तो मैं वैसे ही स्थान से आया हूं जहां मेरे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था हमारे पास. और कार तो बहुत दूर की बात है, मेरे पिताजी साइकिल पे चलते थे और उसी पे मुझे ले करके मेरे नानी के घर छोड़ते थे जहाँ पे मैं पैदा और बड़ा हुआ. और स्कूटर मेरे ख्याल से जब हम 7th 8th पे जब मैं पहुंचा था तब पहली बार स्कूटर आया था घर में. और कार तो मुझे याद भी नहीं है, वो मेरे इंजीनियरिंग में जाने के संभवतः बाद आई थी कभी हमारे घर. और इसलिए जो मेरे उस समय चाहे तो मित्र थे या मेरे माता पिता के जो मित्र थे या जिस गांव से मेरे पिताजी हैं वहाँ पे जब मैं जाता था, तो मेरे लिए उनके बीच में और अभी अगर मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, चाहे बड़े समृद्ध उद्यमी हों, चाहे वो CEOs हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, तो मेरे लिए उनके बीच में कोई भेद इसलिए नहीं आता है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख पाता हूँ. और चूंकि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ तो इसलिए मेरे मन में उनके प्रति भेद नहीं आता. लेकिन अब मैं उनके दृष्टिकोण से देखूँ कि क्या आवश्यक है. एक तो ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़, उसका अभाव आपको लगा हो जीवन में, तो संभवतः वो आप ज़्यादा करते हैं. तो हो सकता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिसको अभाव रहा बचपन में, लेकिन अब उसके पास हैसियत है कि वो सब कर सके, तो संभवतः वो बाकी लोगों से थोड़ा अधिक करेगा क्योंकि वो अब कर सकता है और उसके शायद कुछ इच्छाएं हैं जो अभी तक अपूर्ण रही हैं, अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं. तो उन इच्छाओं को आगे लाने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए संभवतः वो अधिक करता है.
दूसरा ये कि कुछ लोग इसको एक कारण से करते हैं, एक रणनीति के तहत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको अधिक सीरियसली लिया जाएगा। कि अगर वो अच्छे कपड़े पहन के गए हैं तो उनको अधिक सीरियसली लिया जाएगा, अगर उनके पास अच्छे गैजेट है, एक अच्छी गाड़ी से वो उतर रहे हैं, उनको एक अधिक सीरियसली लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी कारण से कर रहा हो, मैं उसको कभी जज नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो उसकी परिस्थिति है और वो अपनी अपनी परिस्थिति और अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस अपनी जो क्षमता है उसका दुरुपयोग कर रहा है और उससे किसी और को नीचा दिखाने के आशय से कर रहा है, तो उसका जरूर मैं विरोध करूंगा। अन्यथा मुझे लगता है जिसको जो पहनना है, जो करना है, करते रहना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो आपको रिसीव हुई है अब तक, जिसको आप याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते? मेरे को बहुत सारी एडवाइस बहुत लोगों से मिली और बहुत पुस्तकों से मिली है, पर जो एक सबसे बड़ी जो मेरे को एडवाइस मिली थी वो एक सुभाषित है, विद्या ददाति विनयम। आगे भी है, विद्या ददात पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनार्दन ततः सुखम, परंतु विद्या ददाति विनयम ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस थी। क्यों? क्योंकि इसने ये बताया कि यदि आपके जीवन में कभी अभिमान आ गया कि आप बहुत कुछ जानते हैं या बहुत कुछ समझने लगे हैं, तो उसी दिन कम से कम जो आपका ज्ञान स्वरूप है उसका अंत आरंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यदि आपको जो भी आपने अर्जित किया है उसके बाद अहंकार आ गया तो वो विद्या तो नहीं थी, वो कुछ और ही आपने प्राप्त किया है, वो विद्या नहीं हो सकती है। और इसलिए ह्यूमिलिटी एक लाना, एक विनयशीलता, ये मेरे ख्याल से मुझे सबसे बड़ी एडवाइस मिली। क्योंकि एक समय था कि जब मैं इतना ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास अन्य चीज़ों का अभाव है, तो कभी कभी मुझे एक हीन भावना महसूस होती थी बचपन में। तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए मैं बहुत पढ़ता था, ताकि मैं दूसरों को ये दिखा सकूं कि मैं तुमसे अधिक जानता हूं। और इससे मैंने देखा कि मेरे अंदर एक समय में थोड़ा अभिमान आने लगा था। और मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं बच्चा था, बिकॉज बच्चों के अंदर भी उतनी बुद्धि होती है। लेकिन जिस दिन मैंने इसको पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी मैं भूल कर रहा था। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ी सीख मेरे को मिली। दूसरी एक मेरे को सीख और मिली, और हिमालय से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वहाँ से मुझे एक सीख मिली कि वास्तव में सफलता किसको बोलते हैं। तो अगेन बचपन में मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हुआ करता था इन्हीं कारणों से, क्योंकि अभाव था और इसलिए मुझे लगता था कि मुझे दिखाना है, मुझे दूसरे को प्रूव करना है। मैं हमेशा दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करता था, और इसलिए मैं कभी सेकंड भी नहीं आया, क्योंकि मुझे ये मेरे जहन में उतर ही नहीं सकता था कि मैं सेकंड कैसे हो सकता हूँ। तो हर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया था। जब मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो भी मेरा आशय हमेशा ये रहता था कि सबसे पहले मैं पहुँचूँगा अगले कैंप पे, उसके अगले कैंप पे। और एक बार जो मेरी माउंटेनियरिंग की गुरु हैं बचेंद्री पाल, सो एक तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुरु भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे मिले जो विलक्षण तो थे ही, पर बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी थे, बहुत अच्छे मानव थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि हिमांशु, ये हर बार तुम हिमालय क्यों आते हो? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, भाई बचेंद्री, अब मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग मित्र हैं, प्रकृति के लिए आता हूँ, मुझे प्रकृति इतनी अच्छी लगती है। बोली, अच्छा बताओ आज तुमने क्या क्या देखा रास्ते में? और मैं कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मग्न था, इतना ज़्यादा केंद्रित था कि मेरे को सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, कि बीच में क्या हुआ उसका मुझे भान ही नहीं हुआ। और फिर मुझे ये इतना बड़ा एक लेसन मिला दैट सक्सेस इज नॉट अबाउट द माइलस्टोन, सक्सेस इज अबाउट दिस जर्नी, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस जर्नी। और इसी तरह से जीवन में अगर हम मील के पत्थरों पे पड़ गए कि मैं इतने साल में ये बन जाऊंगा, इतने साल में CFO बन जाऊंगा, इतने साल में CEO बन जाऊंगा, तो ये जो जर्नी आज की, जैसे अभी मैं और आप जो बात कर रहे हैं, ये अगर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा और मैं सोच रहा हूँ कि आगे मेरे को क्या करना है, तो ये समय तो चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली कि इस समय में, हियर एंड नाउ, इसमें रहना सीखो और इसको एंजॉय करो। और जैसे ही हम इसको समझ लेंगे, मेरे ख्याल से जीवन में हमारे बहुत सारे दुख यहाँ से गायब हो जाएंगे। वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे यूथ को एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड को? यूथ को मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है, और इसको मैं कभी भी संभवतः बदलूंगा नहीं, दैट यू कैन बी
whatever it is that you want to be. Wow. And therefore, build your life on your dreams, not on somebody else's expectations out of you. हमेशा अपने स्वप्नों की नींव पे अपने जीवन का निर्माण करो, ना कि दूसरे की अपेक्षाओं पे। कभी कभी हम उस चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं कि उसकी मुझसे ये अपेक्षा है, उसकी मुझसे ये अपेक्षा है। लेकिन ये चीज़ हमेशा यूथ को ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपने अपने जीवन का निर्माण किसी और की अपेक्षा पे किया, तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो यहीं रहेगी, यहाँ कभी नहीं पहुँचेगी। आपको वो जीवन में फुलफिलमेंट का सेंस नहीं आएगा। तो ये तो मेरी यूथ के लिए एक एडवाइस है। और कंपनी के लिए मेरी एडवाइस है दैट you must come up with products or services that actually solve real world problems. और कोई भी कंपनी को ये देखना चाहिए कि इस विश्व को किस चीज़ की आवश्यकता है। भारत में जो कंपनीज है उनको देखना चाहिए कि भारत की क्या आवश्यकता है। जे.एन. टाटा ने उस समय 1800s की ये मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बोला था व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर द टाटाज। और ऐसा मैंने कभी भी किसी उद्योगपति को और अन्य किसी उद्योगपति को बोलते हुए नहीं देखा है। और मेरी कंपनीज को यही सलाह होगी कि प्लीज ट्राई एंड डिफाइन दिस, व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री, व्हाट इज गुड फॉर दिस वर्ल्ड, एंड देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग दैट हेल्प्स इन द वर्ल्ड इन अचीविंग इट एंड दैट हेल्प्स द कंट्री इन अचीविंग इट। तो यदि हम लोग ये करेंगे तभी जाकर के हम एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर सकेंगे अपने लिए, और एक अच्छे विश्व का भी निर्माण कर सकेंगे जहाँ हमारे राष्ट्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये टाइम दिया हमें, इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर कपिल, माय प्लेजर। आज के इस कॉन्वर्सेशन पर मैं को ऐसा लगता है कुछ कहने को नहीं है। एक गीत की चंद लाइन, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें। और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।